मैं अभी यहीं पे लेक्चर एंड कर रही हूँ, ठीक है, और लेक्चर को 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी ताकि आपको ज़्यादा ना हो जाए। सो आज का लेक्चर इतना ही। और ये जो डायग्राम मैंने आपको दिखाई, तो इस डायग्राम के बारे में आई बी मेंशनिंग सिंस आई रिकॉर्डेड, सो आई बी मेंशनिंग की जो डायग्राम मैंने अभी आपको दिखाई ऑफ दिस एपिडर्मिस, सो डू रिमेंबर दिस डायग्राम बिफोर यू अटेंड नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है, बिकॉज आई बी रेफरिंग टू दिस डायग्राम एज जो मैंने डायग्राम अभी आपको दिखाई एपिडर्मिस में पहले ये सोबेरियन डेपोजिशन के एक्सपीरियंस जो है। So do remember this. Next lecture is going to be your last lecture which completes your syllabus. ठीक है, तो see you in the next lecture. Okay, तो anatomy of flowering plants में ये हम tissue systems, epidermal tissue system, all I have explained you. These are the diagrams. These diagrams are from epidermal tissue system. Again I will tell you. फिर हमने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम डिस्कस कर लिया और ये वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम भी हमने टाइप्स इसके डिस्कस कर लिए। ये डायग्राम्स जो यहाँ पे मेंशन है, इस तरीके की डायग्राम आप बना के आएंगे अगर एग्जाम में पूछी जाती हैं तो, ठीक है। तो एनाटमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स, ये अब हम एनाटमी में इसमें पहले रूट के, फिर स्टेम के, लीफ के, ये सारे स्ट्रक्चर्स अब हम टर्न बाय टर्न डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप जितना भी कुछ देखेंगे आप फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ, देखिए यहाँ पे डाइकॉट रूट है तो यहाँ पे सनफ्लावर रूट की एग्जांपल ली गई है, इसको मेंशन करके, और मोनोकॉट में भी हम फिर कोई भी ग्रास की एग्जांपल ले सकते हैं। तो आप लोग सिर्फ इसको देखो, डायग्राम को देखो। जो फर्स्ट डायग्राम है ये डाइकॉट की है, ये मोनोकॉट रूट की है, ठीक है। आप डायग्राम देखो, डायग्राम से ही आपको सारा समझ आएगा। ये डायग्राम हालांकि हम उसमें भी ट्रांसपोर्ट में भी हमने ये देखा था। तो फिर से यहाँ पे हम देखेंगे रूट हेयर। रूट हेयर दोनों में देखोगे, रूट हेयर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल स्ट्रक्चर एपिडर्मिस से निकल रहा है, ये हमें दिखाई दे रहा है। मोनोकॉट रूट और डाइकॉट की काफ़ी हद तक जो रूट्स हैं वो मिलती हैं। सिर्फ आप डायग्राम को देखो, ठीक है, और जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे वैसे सुनते जाओ, सिर्फ रीडिंग अभी साथ साथ में कुछ नहीं करना आपको। तो पहले सिर्फ डाइकॉट रूट पे ध्यान दो, सिर्फ डाइकॉट रूट पे ध्यान दो। पहले डाइकॉट रूट में सबसे बाहर का जो जोन है वो है एपिडर्मिस, ठीक है। सबसे बाहर का जो जोन है वो है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस से ही एक्सटेंशन निकलती है रूट हेयर की, और रूट हेयर यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, ये हम बहुत बार कर चुके हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, एपिडर्मिस। अब फिर मैंने आपको एक टर्म बताई थी कि इसके कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, ये सारे स्ट्रक्चर्स पैरेन्काइमेटस के बने हुए हैं। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में मैंने आपको ये स्टेटमेंट बोली। तो एपिडर्मिस की अगला लेयर जो आता है वो आता है कॉर्टेक्स का। कॉर्टेक्स यानी कि किसका बना हुआ है? पैरेन्काइमा का। और देखो यहाँ पे कुछ और अलग हमें करने की जरूरत नहीं। पैरेन्काइमेटस सेल्स की सिंपल फीचर्स हम लोग स्टडी कर चुके हैं, क्या होते हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, वैक्यूल होता है, थिन इसका सेल वॉल होता है, तो सेलुलोज की थिन लेयर होती है, वो सब सेम कैरेक्टर्स होंगे। तो कॉर्टेक्स में अगर आप सिंपल बोल दोगे कि ये पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं विद इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ पे हमें दिखाई भी दे रहे हैं, ये वाइटिश स्पेस इनमें दिखाई दे रही है ना, इंटरसेलुलर स्पेस, तो ये नॉर्मल जो पैरेन्काइमेटस सेल्स के फीचर्स होते हैं इनमें वही हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉर्टेक्स। तो एपिडर्मिस हो गया, एपिडर्मिस के फीचर्स हम पढ़ चुके हैं क्या होता है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ हमें लेयर्स के नाम याद करने हैं, बाकी सारे फीचर्स तो हम डिफरेंट टिश्यूज में ज़्यादातर कर ही चुके हैं। तो सबसे बाहर क्या है? एपिडर्मिस, उसकी मॉडिफिकेशन है रूट हेयर, उसके अंदर कॉर्टेक्स है, और यहाँ पे डायग्राम से ही हमें दिख रहा है कि कॉर्टेक्स की मल्टीपल लेयर्स, यहाँ पे हमें सेवरल लेयर्स दिखाई देती हैं, और ये कॉर्टेक्स बना होता है पैरेन्काइमेटस सेल्स का। इसको इजी करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इसको इजी करने के लिए कॉर्टेक्स के साथ ही आप यहाँ पे भी मेंशन कर सकते हैं कि ये पैरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ है। तो ये चीज़ अगर आप मेंशन कर लोगे तो आपको इसके सारे ही फीचर्स समझ आ जाएंगे, क्योंकि पैरेन्काइमा के हम फीचर्स वैसे ही डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो पैरेन्काइमा के अंदर का लेयर, अब सबसे अंदर का लेयर, सबसे देखो बाहर एपिडर्मिस है, और सबसे अंदर लेयर जो कॉर्टेक्स का सबसे अंदर का लेयर है, अभी जो हमने सेल्स डिस्कस किए कॉर्टेक्स, यानी कॉर्टेक्स के सबसे अंदर का जो लेयर है वो बना होता है एंडोडर्मिस का। और एंडोडर्मिस में क्या होता है? एंडोडर्मिस के बारे में हम पहले भी स्टडी जो हमने वो कैस्पेरियन स्ट्रिप का स्टडी किया था, इसमें वो मेन बात है। एंडोडर्मिस का जो एंडोडर्मिस इनर मोस्ट
लेयर ऑफ कॉर्टेक्स होता है। एक्सक्यूज मी। एंडोडर्मिस सबसे अंदर का लेयर होता है और ये सिंगल लेयर होता है। कॉर्टेक्स के सबसे अंदर का लेयर सिंगल लेयर होता है और इसमें बैरल शेप सेल्स होते हैं। हम शेप सेल्स की देख पा रहे हैं, थोड़ी लंबी दिखाई गई है, इसको हम ज़्यादा ब्रॉड करके यहाँ पे नहीं दिखाया गया है। लेकिन बैरल शेप का मतलब होता क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। बैरल शेप, यहाँ बड़े बड़े ऐसे ड्रम्स आपने इस शेप के देखे होंगे ना, जिनमें फर्मेंटेशन वगैरह कराई जाती है। तो ऐसे बड़े बड़े ड्रम्स जो इस शेप के होते हैं इनको बैरल्स बोलते हैं। ठीक है, तो एंडोडर्मिस बैरल शेप सेल्स के बना हुआ है। और इसमें जो हमने बात की थी कि इसके एंडोडर्मिस सेल्स में कैस्पेरियन स्ट्रिप होती है। कैस्पेरियन स्ट्रिप सुबेरिन मटेरियल की बनी होती है जो कि वाटर इम्परमिएबल लेयर होता है। इसीलिए तो एपोप्लास्ट से सिम्प्लास्ट में पानी को आना पड़ा था। कोई लिखने की जरूरत नहीं है, इट इज मेंशन्ड। ओके, इट इज मेंशन्ड ओवर हियर। एंडोडर्मिस इनर मोस्ट लेयर है, इसमें सिंगल लेयर बैरल शेप सेल्स की होती है। इंटरसेलुलर स्पेसेस इसमें एब्सेंट होती हैं। कॉर्टेक्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस थी लेकिन इसमें एब्सेंट है। ये कॉर्टेक्स की ही सबसे अंदर की लेयर है लेकिन इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट हैं। और इसकी टेंजेंशियल या और रेडियल यानी कि सभी तरफ की वॉल्स में इसमें वाटर इम्परमिएबल या वाटर प्रूफ वैक्सी मटीरियल सुबेरिन होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की फॉर्म में पड़ा, जो मैंने अभी आपको डायग्राम भी आपको जो एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट के टाइम पे जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई। सो एपिडर्मिस कॉर्टेक्स, और एपिडर्मिस हो गया, कॉर्टेक्स हो गया। एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स का सबसे अंदर का लेयर हो गया विद वाटर इम्परमिएबल लेयर ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप मेड अप ऑफ सुबेरिन। ठीक है, अब उसके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले लेयर नंबर 1 एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, फोर्थ इज पेरिसाइकल। पेरिसाइकल यहाँ पे हमें दिखाई दे ही रहा है कि ये एक लेयर नहीं है, इट इज़ मेड अप ऑफ फ्यू लेयर्स। और ये भी बेटा पैरेनकाइमेटस सेल्स का ही बना हुआ होता है। तो इसके ब्रैकेट में भी आप पैरेनकाइमा लिख सकते हो। पैरेनकाइमेटस सेल्स का ही ये भी बना हुआ होता है, पैरेनकाइमेटस की फ्यू लेयर्स। ठीक है, और पेरिसाइकल से बेसिकली मतलब क्या होता है, पेरिसाइकल लेटरल रूट्स जो हमने किए थे ना टैप रूट सिस्टम में, प्राइमरी रूट की ब्रांचेस, सेकेंडरी रूट और टर्शरी रूट। तो सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स आर लेटरल रूट्स। तो वो लेटरल रूट्स जो होती हैं वो पेरिसाइकल से ही निकलती हैं। ठीक है, तो ये पेरिसाइकल से निकलती हैं। देन कम्स पिथ। पिथ बेसिकली किसको बोलते हैं, पिथ बेटा सेंट्रल पार्ट को बोलते हैं हमेशा ही। ठीक है, पिथ बोलते हैं सेंट्रल पार्ट को हमेशा ही। तो पिथ जो होती है ये डाइकॉट में, आई विल रिपीट, डाइकॉट में हमें कोई पिथ में डिफरेंशिएशन नहीं ना दिख रही पेरिसाइकल से। ठीक है, ये पेरिसाइकल के सेल्स हैं और ये पिथ है, इसके सेल्स से हमें कुछ खास डिफरेंशिएशन नहीं दिख रही, यानी कि कोई अलग यूनिकनेस हमें नहीं दिखाई दे रही। तो यानी कि जो पिथ यहाँ पे है ये छोटी है और इनकॉन्स्पिक्वस है, यानी आइडेंटिफाई करनी मुश्किल है, समझ आ रही है। और दूसरी तरफ मोनोकॉट में हम ये डिफरेंस देखेंगे, यहाँ पे पिथ जो है, यहाँ पे लेबल की हुई पिथ है, तो ये पिथ हमें अलग ही दिखाई दे रही है ना, ये पिथ, क्योंकि यहाँ पे बंडल्स बहुत सारे हैं। फर्क देखो, यहाँ पे डाइकॉट में वैस्कुलर बंडल्स जो हैं ये थोड़े कम बंडल्स यहाँ पे अरेंज्ड हैं, 2 से 4 होते हैं, और मोनोकॉट में वैस्कुलर बंडल्स 6 से 8 होते हैं। तो इस वजह से ये जो पिथ है सेंट्रल पोर्शन ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। आई रिपीट, अभी सिर्फ अगर डाइकॉट में ध्यान दोगे तो सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स के मल्टीपल लेयर्स, कॉर्टेक्स से सबसे अंदर का लेयर एंडोडर्मिस जो पिंक कलर में दिखाया गया है, इसमें बैरल शेप सेल्स होते हैं विद कैस्पेरियन स्ट्रिप्स बिकॉज ऑफ द डेपोजिशन ऑफ सुबेरिन। उसके अंदर पेरिसाइकल के कुछ लेयर्स ये भी पैरेन्काइमेटस सेल्स के होते हैं, और पैरेन्काइमा वाले ही फीचर्स इसमें
होते हैं। फिर सबसे अंदर पित्त होती है जो इसमें छोटी और इनकॉन्स्पिकुअस होती है। अभी सिर्फ डाइकॉट में देखो, मैं आपको दोबारा बताती हूँ मोनोकॉट का, ठीक है। डाइकॉट में देखो पित्त इसमें छोटी और इनकॉन्स्पिकुअस होती है, यानी सेंट्रल पोर्शन ज़्यादा विजिबल नहीं होता है। कंजंक्टिव टिश्यू जो होता है, इसमें कुछ कंजंक्टिव टिश्यू होता है पैरेन्काइमेटस सेल्स, जिसमें तो जो कैम्बियम हम बेसिकली कर रहे थे उसको कंजंक्टिव टिश्यू भी बोल सकते हैं। पैरेन्काइमेटस सेल्स जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में कई बार एक जॉइंट सा बेसिकली कई बार होता है, उसको हम कंजंक्टिव टिश्यू बोल सकते हैं, ठीक है। या कैम्बियम मत बोलो, एक्चुअली कैम्बियम तो डिवीजन करेगा, तो हम लोग इसको बोल देते हैं कंजंक्टिव टिश्यू, जैसे जाइलम और फ्लोएम का अटैचमेंट बेसिकली, ठीक है। अगर यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम अटैच्ड है तो इनका बीच का जंक्शन, ठीक है। वैसे आपको ये ज़्यादा जरूरत नहीं, कंजंक्टिव टिश्यू बस ये कंजंक्टिव टिश्यू कंजंक्शन बनाता है, ठीक है, जंक्शन है बस, जंक्शन पे प्रेजेंट है जाइलम और फ्लोएम के। देन वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर बंडल यहाँ पे हमने कैटेगरी की है, तो यहाँ पे वैस्कुलर बंडल वैसे रेडियल और ऑल्टरनेट टाइप का होता है ज़्यादा, और एक्सार्च जाइलम होता है, एक्सार्च एंडार्च, आई होप यू रिमेंबर, इसमें प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होगा और मेटाजाइलम अंदर की तरफ, ठीक है। तो एक्सार्च जाइलम वैस्कुलर बंडल में होगा, और 2 से 4 पैचेस हमें दिखाई देते हैं वैस्कुलर बंडल के, और बाद में हो सकता है इसमें हमें कैम्बियम रिंग भी डेवलप होती हुई दिखाई दे। स्टील जो होता है, स्टील एक पर्टिकुलर नाम यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है। स्टील कहते हैं पेरीसाइकिल से पित्त तक जितने भी चीज़ें हैं, पेरीसाइकिल से लेकर के एंडोडर्मिस के अंदर, यानी जितना भी स्ट्रक्चर एंडोडर्मिस के अंदर है, यानी कि पेरीसाइकिल से लेकर के पित्त तक, ये सारा स्ट्रक्चर एंडोडर्मिस के अंदर जितना भी स्ट्रक्चर है, इसके लिए हम टोटल टर्म यूज़ कर देते हैं स्टील। इस पे आपको एमसीक्यू आ जाता है, यहाँ पे भी सारा मेंशन भी है, ठीक है। आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे एवरीथिंग इज़ मेंशनड। कंजंक्टिव टिश्यू का जस्ट नाम ही करना बहुत है कि कहाँ होता है, बस स्टील इंपॉर्टेंट है, स्टील सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी सब डायग्राम से अपीयर हो जाता है। स्टील इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम में भी आप इकट्ठा इस तरीके से मेंशन कर लोगे तो आसान रहेगा। या आप क्या करना, लेक्चर सुनने के बाद ये डायग्राम अपने हाथों से ड्रॉ करके, बड़ा बड़ा ड्रॉ करके, और ये जितना भी नॉलेज, एक्स्ट्रा नॉलेज हम लोग थ्योरी में कर रहे हैं उसको डायग्राम में इंसर्ट कर लेना, बिकॉज डायग्राम से चीज़ें याद करनी आसान रहेगी। एनी हाउ आपको ये एमसीक्यू उसके लिए ही इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम से याद करोगे तो चीज़ें बहुत आसान होने वाली हैं आपके लिए, ठीक है। सो ये हो गया डाइकॉट रूट का स्ट्रक्चर। अभी मोनोकॉट रूट का स्ट्रक्चर देखो, सबसे पहली बात, ज़्यादातर स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। यहाँ पे एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरीसाइकल, वैस्कुलर बंडल्स, पित्त इसमें भी हैं, और काफ़ी रिस्पेक्ट में ये डाइकॉट से ही सेम है, ठीक है। फ़र्क कितना है, सिर्फ 2 फर्क हैं बेटा। एक तो जो वैस्कुलर बंडल्स हैं वो ज़्यादा हैं, ठीक है, वैस्कुलर बंडल्स ज़्यादा हैं, इसलिए हम टर्म यूज, ज़्यादातर ये मोर देन 6 हैं, तो इसके लिए हम टर्म यूज़ कर देते हैं पॉलीआर्च, पॉलीआर्च टर्म यूज़ कर देते हैं। और इसमें पित्त जो है ये लार्ज, देखो यहाँ पे हमें सेंटर अलग ही कलर सा दिखाई दे रहा है, तो पित्त लार्ज और कॉन्स्पिकुअस होती है। एक मेन चीज़ है, डाइकॉट सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं और मोनोकॉट सेकेंडरी ग्रोथ नहीं शो करते, ये तो हम एनी हाउ जानते ही हैं, ठीक है, कि डाइकॉट ब्रॉड होंगे, सेकेंडरी ग्रोथ शो करेंगे, और मोनोकॉट नहीं शो करते। तो यहाँ पे जो डिफरेंसेस हैं वो है यहाँ पे मेंशन, पॉलीआर्च, पित्त का, और नो सेकेंडरी ग्रोथ। सो इनको आप डिफरेंसेस 1 to 3 डिफरेंसेस आप लर्न कर सकते हैं, बाकी सारा बेटा सेम है, ठीक है। तो डाइकॉट, मोनोकॉट रूट के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे पास सेम आ जाते हैं, ठीक है। तो रूट का हमने अभी तक स्ट्रक्चर कर लिया है डिस्कस। सो मैं चाहूँगी आप एक बार पॉज करके बेटा सारा देख लें, रूट का एक बार सारा पॉज करके आप लोग एक बार ध्यान दे लें इस पर, तो आपको सही रहेगा। ठीक है, अगर आप अभी रीड कर लो फिर आप स्टेम के बारे में सुनो तो आपको चीज़ें आसान होने वाली हैं, ठीक है बेटा।
तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी, जस्ट एक बार रीड आउट करनी है। तो मैं स्टेम की तरफ आगे बढ़ती हूँ। यहाँ पे भी हम डायग्राम वाइज देखेंगे। ए डायग्राम डाइकॉट की हैं ये दोनों ही डायग्राम्स, और बी नीचे वाली मोनोकॉट की होंगी। तो डाइकॉट ही पहले देखेंगे आप, ठीक है। डाइकॉट देखेंगे पहले, डाइकॉट स्टेम। इसमें भी बेटा सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस है। यहाँ पे पूरा क्रॉस सेक्शन दिखाया गया है रूट का, और यहाँ पे दूसरी डायग्राम में इतने ही पोर्शन का क्रॉस सेक्शन बढ़ा के दिखाया गया है बेटा, ठीक है। स्टेम में सबसे बाहर का लेयर हम देख पा रहे हैं एपिडर्मिस होता है। यहाँ पे भी एपिडर्मिस कॉर्टेक्स, यहाँ पे भी सबसे बाहर का लेयर है एपिडर्मिस, और आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होगा स्टेम का, और इसके बाहर क्यूटिकल होता है, जैसे पत्ते के बाहर होता है, पत्ते के सिर्फ ऊपर होता है। यहाँ पे क्यूटिकल का लेयर स्टेम के चारों तरफ होता है। शाइनी सा सरफेस होता है यंग स्टेम का, हम जानते हैं वो शाइनी सरफेस क्यूटिकल की लेयरिंग की वजह से आता है। जैसे मैंने रूट हेयर की जगह पे यहाँ पे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम ट्राइकोम्स बोलते हैं, और इन स्ट्रक्चर्स को भी ये एपिडर्मल हेयर को यहाँ पे ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये दूसरी डायग्राम में बढ़ा करके दिखाया गया है। तो दूसरी डायग्राम में आप देख सकते हो कि ये जो लेयर है यहाँ पे मल्टीपल सेल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो ये ट्राइकोम्स भी इन एपिडर्मल हेयर को हम बोल देते हैं। ठीक है, तो सबसे बाहर का जो लेयर है ट्राइकोम्स इसमें आ जाते हैं। जैसे रूट में रूट हेयर थे एपिडर्मिस में, यहाँ पे ट्राइकोम्स आ जाते हैं, लेकिन ट्राइकोम्स मल्टी सेलुलर हैं। और बेटा हरी स्टेम में कुछ हद तक कई बार एपिडर्मिस में हमें स्टोमेटा भी दिखाई देते हैं, ठीक है। अब एपिडर्मिस से नीचे, अब दोनों डायग्राम साथ साथ देखेंगे, सिर्फ डाइकॉट की दोनों डायग्राम्स, ये वाली दोनों डायग्राम्स हम साथ साथ देखेंगे। दोनों डायग्राम्स एपिडर्मिस की हम साथ साथ देखेंगे, सॉरी स्टेम की, डाइकॉट स्टेम की, ठीक है। एपिडर्मिस के इमीडिएटली नीचे जो हम देख पा रहे हैं वो है हाइपोडर्मिस। तो यहाँ पे दोनों डायग्राम साथ साथ देखोगे तो नंबर 1 तो एपिडर्मिस आ गया दोनों तरफ, राइट। फिर दूसरी तरफ हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस जो है इस तरफ एपिडर्मिस के नीचे क्या दिया हुआ है, कोलेनकाइमा। यानी कि बेटा हाइपोडर्मिस बनता है कोलेनकाइमेटस सेल्स का, और एपिडर्मिस के इमीडिएटली नीचे होता है। और कोलेनकाइमा का क्या फंक्शन होता है, हम कोलेनकाइमा में ही कर चुके हैं, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना यंग टिश्यूज को। तो ये वही करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है यंग टिश्यूज को। देन हाइपोडर्मिस के इमीडिएटली नीचे आता है बेटा कॉर्टेक्स। हाइपोडर्मिस के इमीडिएटली नीचे आता है कॉर्टेक्स, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेरेन्काइमा। इधर भी लिखा हुआ है पेरेन्काइमा, तो आप इसके साथ में ब्रैकेट में लिख सकते हो इट इज कॉर्टेक्स। ये पेरेन्काइमेटस सेल्स का बना हुआ होता है, और इनमें कॉन्स्पिक्युअस पेरेन्काइमा सेल्स की फीचर्स ही हैं कि इनमें हमें दिखाई देती हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस, तो इसमें भी हमें वो दिखाई देंगी। देन बेटा पेरेन्काइमा के नीचे है एंडोडर्मिस। दोनों ही डायग्राम्स में हमें दिखाई दे रहा है एंडोडर्मिस। आप डायग्राम में देखें बेटा ध्यान से, एंडोडर्मिस, इसमें एंडोडर्मिस में बेटा स्टार्च ग्रेन्स होते हैं, इसलिए इसको स्टार्च शीथ भी बोला जाता है, यानी कि ये स्टार्च को स्टोर कर लेता है बेटा। अब इसके इमीडिएटली नीचे पेरिसाइकिल, डायग्राम में यहाँ पे भी हमें दिखाई दे रहा है, डायग्राम में देखो बेटा ध्यान से, इससे इमीडिएटली नीचे आता है पेरिसाइकल, पेरिसाइकल, सॉरी पेरिसाइकल हमें दिखाई देता है बेटा। पेरिसाइकल एंडोडर्मिस के अंदर होता है, और इसके इमीडिएटली नीचे देखो क्या है, फ्लोएम है। तो फ्लोएम के यानी वैस्कुलर बंडल के इमीडिएटली ऊपर पड़ा हुआ है पेरिसाइकल, इसीलिए इसे पेरिसाइकल बोलते हैं, पेरिसाइकल, बिकॉज पेरी मतलब अराउंड, अराउंड द साइकिल, अराउंड विच साइकिल, अराउंड द वैस्कुलर बंडल्स, पेरिसाइकल होता है। और ये सेमील्यूनर पैचेस में प्रेजेंट है। यहाँ पे हमें कोई सेमील्यूनर पैचेस इसके पेरिसाइकिल के वैसे दिखाई दे ही रहे हैं इस तरीके से, है ना, हाफ मून शेप, वैसे मून ऐसा नहीं होता बट एनी हाउ पेरिसाइकिल मून शेप इस तरीके से हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे हमें पेरिसाइकिल प्रॉपर मून शेप, यहाँ पे इस तरीके से ये स्ट्रक्चर्स इस डायग्राम में हमें दिखाई देते हैं कि ये कंप्लीट ऐसे पूरा सर्कल में नहीं आ रहा, यहाँ पे पेरिसाइकिल इस तरीके से बना रहा है।
देन बेटा इसके नीचे, क्योंकि ये पेरिसाइकिल है अराउंड फ्लोएम, तो इसके इमीडिएटली नीचे आता है वैस्कुलर बंडल्स जो कि कंजॉइंट हैं, कंजॉइंट, कोलेट्रल, ओपन, ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ क्या होता है। कंजॉइंट ओपन टाइप के होते हैं बेटा। और एंडार्च जाइलम होता है, यानी कि जो रूट में हम करते हैं एक्सार्च जाइलम, यानी प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम अंदर, और यहाँ पे हम करते हैं एंडार्च जाइलम, यानी प्रोटोजाइलम अंदर और मेटाजाइलम बाहर, और ये रिंग में अरेंज होते हैं वैस्कुलर बंडल्स। हम देख ही रहे हैं इस तरीके से रिंग में अरेंज्ड हैं वैस्कुलर बंडल्स। ओके, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन अगर आप इनको देखना चाहो तो यहाँ पे आपको दिखाई भी देते हैं। कंजॉइंट ओपन भी कैसे दिखाई देगा, क्योंकि फ्लोएम दिखाई दे रहा है, और हमें ये एक्सार्च एंडार्च का भी सिस्टम दिखाई दे रहा है। प्रोटोजाइलम अंदर, मेटाजाइलम बाहर, यानी कि ये एंडार्च है यहाँ पे, और ये जाइलम और फ्लोएम इधर है, और दोनों के बीच में कैम्बियम भी हमें दिखाई दे रहा है, यानी कि ये ओपन है। फिर बेटा वैस्कुलर बंडल के अंदर हमें दिखाई देता है पित्त, और यहाँ पे हमें पित्त कहाँ दिखाई दे रहा है, ये पूरा वाइटिश पोर्शन। एक्चुअली यहाँ पे कलर खाली छोड़ दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि खाली है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे पेरेंकाइमेटस सेल्स भरे हुए हैं। पित्त लार्ज, वेल डेवलप्ड है और पेरेंकाइमेटस सेल्स की बनी हुई है, और इंटरसेलुलर स्पेसेस जैसे इसमें है, और मेजर पोर्शन पित्त ही कंस्टिट्यूट करती है, यानी मेजर पोर्शन में इसके पेरेंकाइमेटस सेल्स पड़े हुए हैं। ओके बच्चे, तो ये हो गया डाइकॉट स्टेम। टेक अ क्विक रीडिंग फ्रॉम डाइकॉट कितने आसी, डाइकॉट स्टेम की क्विक रीडिंग एक बार यहाँ पे पेज नंबर 7 यहाँ पे लेके देखो, पॉज करो, यहीं पे पॉज कर लो, बेशक यहीं से रीड कर लो एक बार, क्विक रीडिंग लो डाइकॉट स्टेम की, साथ साथ में डायग्राम देखो बेटा, डायग्राम देखते देखते रीड करना है, ठीक है। तो एनी हाउ आई होप यू हैव रेड एंड आई होप यू हैव पॉज्ड एंड रेड परहैप्स। सो मैं मोनोकॉट स्टेम में आपको बताती हूँ। तो मोनोकॉट स्टेम भी जो है एक्चुअली ये विच इज मोनोकॉट स्टेम जो है ये भी काफ़ी हद तक सेम ही होगी एज कम्पेयर टू यू नो डाइकॉट के साथ साथ में। बस यहाँ पे क्या डिफरेंसेस बेसिकली आते हैं, जो हाइपोडर्मिस, स्क्लेरेंकाइमेटस हाइपोडर्मिस आ गया है, ठीक है, क्योंकि देखो डाइकॉट में क्या था, डाइकॉट में हाइपोडर्मिस वाज मेड अप ऑफ कॉलिनकाइमेटस टिश्यू, लेकिन मोनोकॉट में हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू, डेड टिश्यू यानी कि, और लार्ज अनडिफरेंशिएटेड कॉन्स्पिक्वस, यहाँ पे देखो, ठीक है। हाइपोडर्मिस पहले तो स्क्लेरेंकाइमा का बना हुआ है मेन चीज, ओके, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, और उसके बाद मेन टिश्यू जो हमें दिखाई देता है कि यहाँ पे वैस्कुलर बंडल्स, आप यहाँ पे देखो एक सर्कल में अरेंज थे सारे वैस्कुलर बंडल्स डाइकॉट में, लेकिन यहाँ पे वैस्कुलर बंडल्स किस तरीके से अरेंज्ड हैं, जगह जगह पे स्कैटर्ड है बेटा, जगह जगह पे स्कैटर्ड है। वैस्कुलर बंडल्स कंजॉइंट हैं, क्लोज्ड हैं, यानी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। ऊपर कैम्बियम था यानी सेकेंडरी ग्रोथ पॉसिबल थी, यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, कंजॉइंट हैं, क्लोज्ड हैं, और ज़्यादा बहुत सारे हैं, ग्राउंड टिश्यू में भरे हुए हैं। ग्राउंड टिश्यू किसका बना है, पेरेंकाइमेटस का। ग्राउंड टिश्यू पूरा केक में किशमिश जैसा लग रहा है ये सारा, तो ग्राउंड टिश्यू बड़ा सारा है, इसमें वैस्कुलर बंडल्स बहुत सारे हैं, स्कैटर्ड हैं, लेकिन डायग्राम में एक चीज़ बहुत ध्यान से दिखाई दे रही है कि वैस्कुलर बंडल्स जो अंदर की तरफ है वो बड़े हैं, और जो बाहर की तरफ हैं वो वैस्कुलर बंडल्स छोटे हैं बेटा। तो ये है वैस्कुलर बंडल्स का स्ट्रक्चर, सॉरी मोनोकॉट स्टेम का स्ट्रक्चर। सो वी हैव कवर्ड स्टेम पोर्शन also, okay, just pause and read it out. Just pause and read it out. उसके बाद आता है लीफ। लीफ में डाइकॉट लीफ का आपको पूरा स्ट्रक्चर मैं समझा चुकी हूँ,
ठीक है। यहाँ पे बस ये जो टर्म्स, एडैक्सियल मतलब ऊपर का सरफेस, एबैक्सियल मतलब नीचे का सरफेस। बंडल शीथ सेल्स मैंने आपको बताया था C4 साइकिल इनमें होता है, ये फोटोसिंथेसिस में हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। बाकी हम एयर कैविटीज होती इसमें इसलिए हैं क्योंकि ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो ये डाइकॉट लीफ का पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, एक बार नहीं बहुत बार समझा चुकी हूँ, तो ये सब मैं डिस्कस अभी दोबारा नहीं करूँगी। तो अगर आपको कोई दिक्कत है प्लीज़ रीड इट आउट एंड यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ठीक है। तो डाइकॉट एक बार रीड जरूर कर लो पॉज करके, ठीक है। डाइकॉट क्या कहते हैं इसको, डाइकॉट या डॉर्सी वेंट्रल लीफ जिसको हम लोग बोलते हैं, डाइकॉटिलिडनस लीफ को एक बार रीड इट आउट। तो आइसोबायलैटरल लीफ का मैं आपको बता देती हूँ कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द डाइकॉट लीफ। तो ये डॉर्सी वेंट्रल लीफ से काफ़ी हद तक सेम है, लेकिन क्या डिफरेंसेस इसमें आते हैं। एक तो स्टोमेटा बेटा दोनों साइड पे प्रेजेंट है, एडैक्सियल एबैक्सियल दोनों सरफेसेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट है, यहाँ पे आप देख सकते हो। वहाँ पे डाइकॉट में सिर्फ नीचे की तरफ था, यहाँ पे बेटा दोनों तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। और इधर डाइकॉट में हमने देखा पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा, यानी मीजोफिल दो तरह के सेल्स होते हैं, पैलिसेड और स्पंजी। लेकिन यहाँ पे जो मीजोफिल है बेटा वो डिवाइडेड नहीं है इनटू पैलिसेड एंड स्पंजी, एक ही तरह के मीजोफिल सेल्स हमें दिखाई देते हैं। इट इज नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पंजी। ग्रासेस में एडैक्सियल एपिडर्मिस, यहाँ पे ना एक पर्टिकुलर चीज़ है, एक तो इसमें बेटा देखो वेन्स जो होती हैं पत्तों की उसमें वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट होते हैं। तो डाइकॉट में तो सेंट्रल मिडरिब बहुत मोटी होती है, इसलिए सेंट्रल मिडरिब का वैस्कुलर बंडल मोटा होगा, और बाकी वेन्स ग्रैनुलेट्स जो होती हैं छोटी छोटी सी उनमें छोटे होंगे। लेकिन मोनोकॉट में सबका ऑलमोस्ट एक जैसा साइज होता है क्योंकि इसमें पैरेलल वेनेशन होती है, बस सेंट्रल वाली थोड़ी सी मोटी होगी, लेकिन बाकियों का ज़्यादा इतना डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। मेन वेन थोड़ी सी मोटी होगी लेकिन बाकियों का इतना डिफरेंस नहीं होगा। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जो डायग्राम में मेंशन नहीं है, तो उसका मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगी। ये थोड़ा इसलिए इंपॉर्टेंट आ जाता है, डायग्राम में भी नहीं मेंशन इसलिए कोई करना भूल जाता कई बार। तो बुलिफॉर्म सेल्स, बुलिफॉर्म सेल्स क्या होते हैं। ग्रासेस में एडैक्सियल यानी ऊपर के सरफेस में जो एपिडर्मल सेल्स हैं, जो एपिडर्मल सेल्स वेन्स के थोड़ा आसपास आ जाते हैं, अलोंग द वेन्स, ये अपने आप को थोड़ा मॉडिफाई कर लेते हैं इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स, और इनको फिर बोलते हैं बुल्लीफॉर्म सेल्स। ये बुल्लीफॉर्म सेल्स, आई रिपीट, एडैक्सियल एपिडर्मिस के कुछ सेल्स जो वेन्स के पास पड़े होते हैं वो अपने आप को बड़े एम्प्टी कलरलेस सेल्स में तब्दील कर लेते हैं और कहलाते हैं बुल्लीफॉर्म सेल्स। ये बुल्लीफॉर्म सेल्स, व्हेन बुल्लीफॉर्म सेल्स इन द लीव्स हैव अब्जॉर्ब्ड वाटर, जब ये बुल्लीफॉर्म सेल्स लीव्स में होते हैं और पानी अब्जॉर्ब कर लेते हैं तब ये टर्जिड हो जाते हैं, ऑब्वियसली टर्जिड हो जाएंगे, ठीक है। ट्रांसपोर्ट में हम टर्जिड फ्लैसिड का मतलब बता चुके हैं, टर्जिड फूला हुआ सेल, और फ्लैसिड जैसे ग्रेप इज टर्जिड एंड किशमिश इज फ्लैसिड, ठीक है। तो टर्जिड हो जाते हैं ये सेल्स पानी को अब्जॉर्ब करके, इस वजह से पत्ता खुल जाता है, लीफ सरफेस इज एक्सपोज्ड, ठीक है। लेकिन जब ये बुल्लीफॉर्म सेल्स, पानी की कमी है तो बुल्लीफॉर्म सेल्स अपना पानी छोड़ देंगे। अब बुल्लीफॉर्म सेल्स में से पानी निकलेगा यानी पत्ते में से पानी निकलेगा, क्योंकि ये पत्ते का ही पार्ट है, तो इनमें से पानी निकल जाएगा तो वाटर स्ट्रेस हो जाएगा और लीव्स जो हैं वो कर्ल हो जाएंगे एकदम से, क्योंकि सेल्स टर्जिड नहीं रहे हैं। सेल्स टर्जिड नहीं रहे तो पत्ता भी टर्जिड नहीं रहेगा और पत्ता फोल्ड हो जाएगा अंदर की तरफ, कर्ल हो जाएगा। कर्ल क्यों होगा? कर्ल होने की वजह से इसका अंदर का सरफेस छुप भी जाएगा और इट विल नॉट बी एक्सपोज टू सनलाइट एंड वाटर लॉस, ट्रांसपिरेशन लॉस भी नहीं हो पाएगा। तो ये बुल्लीफॉर्म सेल्स का जो कंसेप्ट है कि एपिडर्मल सेल्स जो वेन्स के आसपास होते हैं, दे कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स, और ये पानी अब्जॉर्ब करके पत्ते को खुला रखते हैं सनलाइट की तरफ। अगर पानी की कमी होती है तो पानी छोड़ करके फ्लैसिड हो जाते हैं और इस वजह से पत्ता भी फोल्ड हो जाता है। ओके, तो हमने कर लिया है एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, फिनिश कर ली है।
ठीक है, तो वी हैव फिनिश्ड एनाटॉमी ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स रूट, स्टेम एंड लीफ. I ask you to just pause it and read out everything once, please. चलो आगे बात करते हैं हम सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में. सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब इंक्रीज इन विड्थ होता है, हम जानते हैं. प्राइमरी ग्रोथ सीधे सीधी ग्रोथ होती जाए उसको बोलते हैं सेकेंडरी ग्रोथ इंक्रीज इन विड्थ. तो इंक्रीज इन विड्थ या सेकेंडरी ग्रोथ स्टेम में होती है और जिम्नोस्पर्म्स के रूट में होती है. मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है. टिश्यूज इन्वॉल्व इन सेकेंडरी ग्रोथ दो तरह के होते हैं जिनको लेटरल मेरिस्टम बोलते हैं, वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम इसको बोलते हैं. ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ जो वैस्कुलर कैम्बियम की वजह से होती है, मेरिस्टेमेटिक लेयर जो वैस्कुलर टिश्यूज बनाती है जाइलम एंड फ्लोएम, इसको वैस्कुलर कैम्बियम बोलते हैं. मैंने आपको कंजॉइंट ओपन जैसे बताया ना, कंजॉइंट ओपन टिश्यूज जो मैंने आपको जब वैस्कुलर बंडल बताया तो कंजॉइंट ओपन टिश्यूज उसमें मैंने आपको पर्टिकुलरली मेंशन करवाए. ठीक है, कि अंदर की तरफ जाइलम है, बाहर की तरफ फ्लोएम है और ये बीच का कैम्बियम है. ठीक है, ये बीच का कैम्बियम है. अब ये कैम्बियम सेकेंडरी मेरिस्टम होता है, इंट्राफेसिकुलर या इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम होता है. ठीक है, अब उसके बाद ये जब डिवीजन करेगा तो ये फ्लोएम बाहर की तरफ और जाइलम इस तरफ तो रहेगा ही रहेगा. ये जो कैम्बियम है इस तरफ सेकेंडरी फ्लोएम और इस तरफ सेकेंडरी जाइलम बनाना शुरू कर देता है. ठीक है, तो ये होता है वैस्कुलर कैम्बियम या फैसिकुलर कैम्बियम. ठीक है, तो एक होता है कॉर्क कैम्बियम जो बाद में लकड़ी काटेगा ना बाहर की तरफ, डेड स्ट्रक्चर्स कॉर्क बनाएगा, तो वो कॉर्क कैम्बियम होता है. उसकी बात भी आगे करेंगे. अब इन यंग स्टेम ये पैचेस में प्रेजेंट होता है एज अ सिंगल लेयर जाइलम और फ्लोएम में. बाद में ये रिंग बनाता है. कैसे? यहाँ पे हमने स्टेम का स्ट्रक्चर किया था. स्टेम के स्ट्रक्चर में हम बेसिकली क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये वैस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं. वैस्कुलर बंडल्स यहाँ पे पैचेस में प्रेजेंट हैं, यूनिफॉर्म नहीं हैं. ठीक है, क्योंकि इनके बीच में ये
जिनको मेडुलरी रेज बोल रहे हैं, ये पैरेन्काइमेटस सेल्स आ जाती हैं। पित्त से लेकर के मेडुलरी रेज तक इन सब में सिंपल पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। तो इस वजह से वैस्कुलर बंडल एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ये कंटिन्यूस एक रिंग नहीं बना रहा है, ठीक है, ये एक रिंग नहीं बना रहा है। तो इनिशियली तो ये इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं और इन वैस्कुलर बंडल्स में ये बीच में कैम्बियम भी होता है। ये कैम्बियम इनिशियली, जैसे फॉर एग्जांपल इस वैस्कुलर बंडल में यहाँ पे अगर कैम्बियम प्रेजेंट है तो ये दोनों साइड पे जाइलम और फ्लोएम अपने बनाता जाएगा, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। इसको हम इंट्राफेसिकुलर या इंट्रावैस्कुलर कैम्बियम बोलेंगे। यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, यहाँ पे सभी बंडल्स में ऐसा ही होगा। फाइनली ये सारे इंटरवेसिकुलर कैम्बियम इस तरीके से ज्वाइन हो जाते हैं एक दूसरे से। आप सोचोगे मैम वहाँ पे तो वाइट वाले पोर्शन में तो मेडुलरी रेज में तो पैरेन्काइमेटस सेल्स बने हैं, वो पैरेन्काइमेटस सेल्स भी कैम्बियम बना देंगे, फिर उसको हम लोग बोलेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए आप यहाँ पे कट सेक्शन में हमें प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम, पहली डायग्राम में देखेंगे तो प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम दिख रहा है। इन दोनों के बीच में वैस्कुलर कैम्बियम हमें ग्रीनिश स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये वैस्कुलर कैम्बियम जुड़ गया। अब यहाँ पे देखो पिंक कलर का सारा पैरेन्काइमेटस सेल है, अभी तक मेडुलरी रेज पैरेन्काइमेटस सेल है सारा, ठीक है। और यहाँ पे जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर है उसमें ही बन गया है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये है जो वैस्कुलर था, इसको हम इंट्रावैस्कुलर या इंट्राफेसिकुलर भी कह रहे थे या सिंपल वैस्कुलर कैम्बियम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में है। अब इस वैस्कुलर कैम्बियम को, सारे वैस्कुलर कैम्बियम्स को आपस में ज्वाइन कर दिया है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ने। अब वैस्कुलर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, ये दोनों कैम्बियम्स अंदर और बाहर दोनों की तरफ डिवीजन करेंगे, ठीक है। वो मैंने जस्ट आपको टेम्पररी एक बार समझाया था, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम, लेकिन ये दोनों ही तरफ, अंदर और बाहर दोनों ही तरफ डिवीजन करेंगे। दोनों ही तरफ ये डिवीजन करेंगे तो यानी कि ये विड्थ बढ़ती जाएगी, सेकेंडरी जाइलम अंदर और सेकेंडरी फ्लोएम बाहर की तरफ आता जाएगा, ठीक है, और इसकी विड्थ बढ़ती जाएगी। और जैसे ही इसकी विड्थ बढ़ती जाएगी फाइनली क्या होगा, फाइनली ये मेडुलरी रेज भी अंदर की तरफ इसके आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। ये कैम्बियल रिंग यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैम्बियल रिंग डिवीजन, सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम आ गए, लेकिन फिर ये रेडियल इस तरीके से भी कुछ पैरेन्काइमेटस सेल्स कुछ इस तरीके से भी ये डालना शुरू कर देगा। जो मेडुलरी रेज ऊपर भी देखी थी ना हमने पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई विदाउट डिवीजन, तो उस तरीके से ये इस तरीके से रेज यहाँ पे देना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये रेज भी हमें यहाँ पे दिखाई देनी शुरू हो जाती है। फाइनली ये ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि यहाँ पे हम विड्थ का डिफरेंस देख पा रहे हैं फर्स्ट और फोर्थ में, तो ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। और बाद में यहाँ पे कॉर कैम्बियम भी आ जाएगा, जो कि ये फिलम फिलोजन बना के बाहर की लकड़ी भी बनाएगा, इसकी भी हम बात करते हैं आगे। तो अभी तक विड्थ कैसे बढ़ी है ये आपको यहाँ पे बेसिकली दिखाई देता है कि वैस्कुलर कैम्बियम कनेक्ट हो गया आपस में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम से, जिन्होंने दोनों तरफ टिश्यूज कट किए, तो इसकी पूरी विड्थ बढ़ गई है। ठीक है। सो सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू वैस्कुलर कैम्बियम, मेरिस्टेमेटिक लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल, ये वैस्कुलर कैम्बियम है जो जाइलम और फ्लोएम के बीच में है, बाद में ये कंप्लीट रिंग बना देती है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग, ये पूरी रिंग कैम्बियल रिंग बन जाती है। कैम्बियल रिंग बनती है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, वो पूरी रिंग जो मैंने आपको दिखाई, ये कैम्बियम रिंग एक्टिव हो जाती है और दोनों तरफ नए सेल्स कट करती है, पित्त की तरफ सेकेंडरी जाइलम और पेरिफेरी की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम। कैम्बियम अंदर की साइड पे ज़्यादा एक्टिव है बाहर वाली साइड से, एज अ रिजल्ट अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा होती है सेकेंडरी फ्लोएम से। देखो ध्यान दो, मोर एक्टिव ऑन इनर साइड जाइलम है तो यानी कि सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम से। तो अब क्योंकि ये ज़्यादा बन रहा है तो धीरे धीरे ये कंपैक्ट मास, सॉलिड सा मास बना देता है। अब अंदर की तरफ इतने सारे सेल्स बन रहे हैं, बाहर की तरफ कितने नए सेल्स बन जाएंगे। फाइनली इस कैम्बियम के बाहर होता है सेकेंडरी फ्लोएम, उसके बाहर होता है प्राइमरी फ्लोएम, है ना।
तो ये प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम धीरे धीरे क्रश होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अंदर भी जाइलम बहुत ज़्यादा तेज़ी से बन रहा है, तो बाहर के सारे सेल्स क्रश होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बन रहा है बिकॉज इट इज़ मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड। तो बाहर की तरफ सेल्स जो होंगे वो धकेले जा रहे हैं फाइनली, और वो टूटने शुरू हो जाएंगे, क्रश होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन देखो, जो फ्लोएम्स दोनों ही नया बनने के बाद भी फ्लोएम्स दोनों ही क्रश होते जा रहे हैं, क्योंकि सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बन रहा है। आप सोच रहे हो कि प्राइमरी जाइलम का क्या बना? प्राइमरी जाइलम बहुत अंदर की तरफ है, इसलिए वो प्रोटेक्टेड रहता है, कुछ हद तक वो मोर और लेस इंटैक्ट रहता है, बचा रहता है, बिल्कुल ख़त्म नहीं होता है। सो एट सम प्लेसेस कैम्बियम हम देखते हैं कि नैरो बैंड ऑफ पैरेन्काइमा भी बना देता है, जो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम से रेडियल डायरेक्शंस में पास करता है, यानी सेकेंडरी मेडुलरी रेज। यहाँ पे डायग्राम में मैंने आपको दिखाई थी ना, ये पहली मेडुलरी रेज, ये सेकेंडरी मेडुलरी रेज। प्राइमरी मेडुलरी रेज किसको बोलते हैं? जो इनिशियली स्टेम के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट थी, यहाँ पे इनिशियली स्टेम के स्ट्रक्चर्स में जो प्रेजेंट थी वैस्कुलर बंडल्स के बीचों बीच, इनको हम लोग मेडुलरी रेज बोल रहे थे, ठीक है, पैरेन्काइमेटस सेल्स। लेकिन यहाँ पे जो नए सेल्स इसने कट कर दिए, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेडुलरी रेज, ठीक है। तो ये डायग्राम देखते देखते अगर आप करोगे, डायग्राम है पेज नंबर 11 पे, और ये सारी एक्टिविटी मेंशन है पेज नंबर 9 से लेकर के 10 तक। तो ये डायग्राम देखते देखते करो, ज़्यादा आसान रहेगा, ठीक है। आगे हम आते हैं स्प्रिंग वुड ऑटम। अब मैं यहीं पे बोलूँगी, पॉज करके एक बार ये सेकेंडरी ग्रोथ आप देख लीजिए, एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल रिंग एक बार रीड कर लीजिए, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको, ठीक है। अभी कर लोगे, अभी समझ अच्छे से आ जाएगा, ठीक है, बाद में दिक्कत होगी। तो आगे स्प्रिंग वुड ऑटम वुड। अब कैम्बियल रिंग की जो एक्टिविटी है, ये डिफरेंट कंडीशंस या डिफरेंट मौसम में अलग अलग तरह की होती है। टेम्परेट रीजन्स में जहाँ क्लाइमेटिक कंडीशंस यूनिफॉर्म नहीं होती हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग तरह की ये एक्टिविटी दिखाता है। जैसे स्प्रिंग सीजन में कैम्बियम ज़्यादा एक्टिव होता है, और ये जाइलम जो प्रोड्यूस करेगा उसमें मोटी मोटी वेसल्स, यानी बड़े डायमीटर वाली वेसल्स, वाइडर कैविटीज़ वाली वेसल्स प्रोड्यूस करेगा। अब वाइडर कैविटीज़ होंगी यानी कि इसकी डेंसिटी कम होगी। ऐसी लकड़ी जिसमें वेसल्स वाइड हैं, डेंस कम हैं, तो उनकी डेंसिटी कम होगी। और ऐसी वुड हमें जो दिखेगी, इसको अर्ली वुड बोल देते हैं, और इसको स्प्रिंग वुड भी बोल देते हैं। विंटर में कैम्बियल रिंग काफ़ी कम एक्टिव होती है और कम जाइलम प्रोड्यूस करती है, और जो भी जाइलम प्रोड्यूस करती है उसकी वेसल्स काफ़ी नैरो होती हैं। अब मल्टीपल वेसल्स विद नैरो वेसल्स, तो ये कैसे प्रोड्यूस होगा? ये डेंस कंडीशन। आई रिपीट, स्प्रिंग में बड़ी वेसल्स प्रोड्यूस, मतलब ज़्यादा डायमीटर वाली वेसल्स प्रोड्यूस होंगी, तो ऑब्वियसली इनकी डेंसिटी टोटल कम हो जाएगी। दूसरी में ऑटम में या विंटर में नैरो डायमीटर वाली, नैरो कैविटी वाली वेसल्स प्रोड्यूस होंगी, तो इनकी डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि ये कम्पैक्ट हो जाएंगी। इसलिए स्प्रिंग वुड को अर्ली वुड और ऑटम वुड को लेट वुड बोलते हैं। स्प्रिंग वुड इसलिए हमें दिखने में, क्योंकि डेंसिटी कम होती है, तो इसलिए हमें दिखने में लाइटर दिखाई देती है, और ऑटम वुड डार्क दिखाई देती है क्योंकि इसकी हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। ये आप कैसे देख सकते हो? लकड़ी को कटे हुए वुड लॉग में आपको डार्क और लाइट बैंड्स, रिंग्स तो दिखाई देते ही हैं। वो जो रिंग्स दिखाई देते हैं उसमें एक रिंग डार्क होता है, एक लाइट होता है, फिर एक डार्क होता है, फिर एक लाइट होता है। एक्चुअली में लाइटर वाला स्प्रिंग में बना हुआ और डार्क वाला ऑटम में बना हुआ है या विंटर में बना हुआ है। तो दो कंसेंट्रिक रिंग, एक लाइट और एक डार्क रिंग मिल करके बनाते हैं एनुअल रिंग। इन एनुअल रिंग्स को, क्योंकि एक स्प्रिंग में एक उसमें बन गया ऑटम में, तो ये एक एनुअल रिंग, जितनी भी एनुअल रिंग्स होंगी उनको हम काउंट करके, क्योंकि हर सीजन में एक रिंग बन जाती है ना, तो इन एनुअल रिंग 1 लाइट 1 डार्क रिंग मिलके बनते हैं एक एनुअल रिंग। और एनुअल रिंग हम काउंट करके ट्री की एज बता सकते हैं। ये तो आप जूनियर क्लास में 3rd 4th में भी आपको कभी बताया होगा, है ना, कि रिंग्स उसकी काउंट करके हम लोग उसकी एज बता सकते हैं। अब डेंड्रोक्रोनोलॉजी, प्लांट की एज फाइंड करना विद द हेल्प ऑफ एनुअल रिंग्स काउंट करके, उसको डेंड्रोक्रोनोलॉजी बोलते हैं। यहाँ पे इनके बीच में डिफरेंसेस भी कुछ मेंशन्ड है। वैसे तो हमने ये कर ही लिया है, तो आप लोग इसको एक बार रीड आउट कर लें। हम लोग समझ चुके हैं, बस आपके ये एग्जाम के लिए यहाँ पे मैंने इस तरीके से मेंशन कर दिया। हार्टवुड, सैपवुड। अब ओल्ड ट्रीज में ज़्यादा जो सेकेंडरी जाइलम होता है, ये अब पुराना, देखो हार्टवुड सैपवुड को स्प्रिंग वुड ऑटम वुड से कंफ्यूज नहीं करना, ध्यान से देखो। जो पुराने पेड़ होते हैं उनमें, यानी पुराना सेकेंडरी जाइलम
पुराना हो चुका है, तो पुराना जैसे जैसे वो सेकेंडरी जाइलम पुराना होता रहता है, वो डार्क ब्राउन का होता रहता है कलर का, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी डिपॉजिट्स होने शुरू हो जाते हैं सब्सटेंसेस, टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, एसेंशियल ऑयल्स के, तो ये ज़्यादा डार्क होना शुरू हो जाता है। यानी कि अब देखो पेड़ की विड्थ बढ़ेगी तो पहले अंदर वाले सेल्स बने होंगे, फिर ही बाहर वाले सेल्स बने होंगे, तो ऐसा पुराना पेड़ कटा हुआ आप देखेंगे तो अंदर की तरफ से ये काफ़ी डार्क और बाहर की तरफ से लाइट दिखाई देता है। तो ओल्ड ट्रीज में ग्रेटर पार्ट सेकेंडरी जाइलम का डार्क हो जाता है ड्यू टू डेपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक टैनिन्स, रेजिन्स, ऑयल्स, गम्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स। ये ज़्यादातर इनर मोस्ट लेयर्स ऑफ स्टेम में हमें दिखाई देता है। ये सब्सटेंसेस जो होते हैं, इतने सारे गम्स, एसेंशियल ऑयल्स जिसमें भर गए हैं, ये इसको हार्ड और ड्यूरेबल बना देते हैं ऐसी लकड़ी को, और इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसी लकड़ी को अटैक नहीं कर पाते हैं। तो ये रीजन में हमें डेड एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, और लिग्निन क्योंकि डेपोजिशन इसमें हो जाता है, डेड एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, और इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं हार्टवुड या ड्यूरामेन इज कॉल्ड। यहाँ पे लिखना है आपको, ये हार्टवुड या ड्यूरामेन इसको हम बोलते हैं, ठीक है, हार्टवुड या ड्यूरामेन। अब हार्टवुड जो होती है, क्योंकि इसमें इतने सारे वाटरप्रूफ सब्सटेंसेस, रेजिन्स, गम्स डिपॉजिट हो गए हैं, तो ये पानी को कंडक्ट नहीं करती, ये सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करती है स्टेम को। ये तब हो जाता है क्योंकि पेड़ बड़े और बूढ़े हो जाते हैं, तब इन अंदर की तरफ ये सब होता है। और दूसरी तरफ पेरिफेरल रीजन जो होता है सेकेंडरी जाइलम का, ये लाइटर इन रीजन होता है, और इसमें क्योंकि ये सारे सब्सटेंसेस डिपॉजिट अभी नहीं हुए होते, क्योंकि ये नया बना होता है पेरिफेरी पे, साइड्स पे, तो इसीलिए ये कंडक्शन में मदद करता है। तो जो पेरिफेरल रीजन होता है सेकेंडरी जाइलम का, ये कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में मदद करता है। सो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड में इसको आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, हार्टवुड और सैपवुड इनको बोलते हैं। सो पेरिफेरल वुड जो होती है, इसको हम सैपवुड या अबर्नम बोलते हैं, या सेकेंडरी जाइलम से क्योंकि ये बना हुआ होता है। तो ये सारे डिफरेंसेस जैसे मैंने बता ही दिया। तो फर्नीचर एक्चुअली आइडियली जो है वो हार्टवुड से बना हुआ हो, तो वो टर्माइट रेजिस्टेंट जो लकड़ी होती है वो हार्टवुड से बनी होती है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें बेसिकली ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट ही नहीं कर पाते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हो गई सारी सेकेंडरी ग्रोथ में हम लोग, ये जो डिफरेंसेस हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड अलग है, हार्टवुड, सैपवुड अलग है, आप इसमें कंफ्यूज नहीं हो, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो पॉज करके एक बार रीड करेंगे बच्चे। या मैं आपको 5 मिनट देती हूँ, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं। टाइम दे रही हूँ, एक बार अच्छे से रीड कर लो बेटा।
ओके, होप यू हैव रेड दैट। और अभी सेकेंडरी ग्रोथ वेस्कुलर कैम्बियम से जैसे हमने की, कॉर्क कैम्बियम की बात कर रहे हैं आगे। कॉर्क कैम्बियम, जैसे कि स्टेम की ग्रोथ हमने देखा कि वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से बढ़ती जा रही है, तो हमने देखा कि सेकेंडरी फ्लोएम तो झड़ना शुरू हो सकता है, जाइलम अंदर कंपैक्ट मास बनाना शुरू कर देता है। इसके अलावा क्या आगे होता है, आउटर कॉर्टिकल और एपिडर्मल सेल्स भी, क्योंकि फ्लोएम ही अगर तोड़ना शुरू हो गया तो फ्लोएम के बाहर के सेल्स कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस भी तो टूटना शुरू हो जाएंगे। तो अगर वो इतना ज़्यादा सेल्स, बाहर के सेल्स सारे कैम्बियम के बाहर, फ्लोएम, एपिडर्मल, कॉर्टेक्स सेल्स, ये सारे झड़ रहे हैं, तो यहाँ पे भी इनको नए प्रोटेक्टिव सेल लेयर्स देने की ज़रूरत होगी। फिर एक नया मेरिस्टेमेटिक सेल यहाँ पे उभरता है जिसको कॉर्क कैम्बियम या फिलोजन बोलते हैं। ये कॉर्टेक्स रीजन, जो टूटता हुआ कॉर्टेक्स रीजन है, ये कॉर्टेक्स रीजन में डेवलप होता है, इसको कॉर्क कैम्बियम या फिलोजन बोला जाता है। आप ये बहुत ध्यान से सुनेंगे, इसमें एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट आते हैं। फिलोजन जो होता है अ कपल ऑफ लेयर्स थिक होता है, यानी 2 लेयर्स थिक होता है, 2 सेल लेयर की थिकनेस होती है इसकी। ये बना होता है नैरो थिन वॉल्ड, नैरो सेल्स, नैरो सेल्स होते हैं, और थिन वॉल्ड सेल्स का बना हुआ होता है। नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स इनकी शेप होती है, नैरो थिन वॉल्ड रेक्टेंगुलर सेल्स। 2 लेयर्स होती हैं फिलोजन या कॉर्क कैम्बियम, यानी जो कॉर्क बनाएगा। ये फिलोजन दोनों तरफ सेल्स डिवाइड होते हैं, फिलोजन दोनों तरफ सेल्स बनाता है। जो बाहर की तरफ सेल्स होते हैं ये बनाते हैं कॉर्क, बाहर की तरफ वाले सेल्स कॉर्क बनाएंगे या फिलम बनाएंगे। ध्यान देना है, फिलोजन बाहर की तरफ फिलम बनाएगा, टर्म्स में कंफ्यूज नहीं होना। फिलोजन फिलम बना रहा है, बाहर की तरफ जो सेल्स बनाएंगे। जैसे कैम्बियम ने, वेस्कुलर कैम्बियम ने अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम और बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाया था, तो फिलोजन या कॉर्क कैम्बियम बाहर की तरफ कॉर्क या फिलम बना रहा है और अंदर की तरफ बनाएगा सेकेंडरी कॉर्टेक्स। क्योंकि इनिशियल कॉर्टेक्स और एपिडर्मिस डैमेज हो रहे हैं, तो अंदर की तरफ ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा और बाहर की तरफ ये कॉर्क या फिलम बनाएगा। अंदर की, जो बाहर की तरफ कॉर्क या फिलम बना रहा है, ये इम्परमिएबल टू वाटर होता है, क्योंकि इसमें भी सुबेरिन डिपॉजिट हो जाता है। सुबेरिन आपको रिमाइंड कराऊंगी, सुबेरिन ही वो लेयर है जो इनिशियली हमने किया था ना, कैस्पेरियन स्ट्रिप बना रहा है। सुबेरिन हमेशा याद रखेंगे कि ये इम्परमिएबिलिटी देता है, वैक्सी लेयर होता है, इम्परमिएबिलिटी देता है वाटर से, ठीक है, इट इज इम्परमिएबल टू वाटर। सो कॉर्क इज इम्परमियस टू वाटर, और क्योंकि सुबेरिन डिपॉजिट हो जाता है यहाँ के सेल वॉल में। तो सेल्स जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स के होते हैं ये भी पैरेन्काइमेटा सेल्स ही होते हैं। कॉर्टेक्स के सेल्स हमेशा पैरेन्काइमेटा सेल्स ही होंगे। कॉर्टेक्स के सेल्स हमेशा पैरेन्काइमेटा सेल्स ही होंगे, ठीक है। तो कॉर्क इम्परवियस है सुबेरिन की लेयर की वजह से। फिलोजन, फिलम और फिलोडर्म मिल के बनाते हैं पेरीडर्म। यहाँ पे जो टर्म है आप नोट कर लीजिए, इसको बोलते हैं पेरीडर्म लेयर, यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। ये टर्म यहाँ पे मेंशन होनी रह गई थी। तो फिलोजन, फिलम और फिलोडर्म मिलके बनाते हैं पेरीडर्म, यानी अराउंड एक नई स्किन जो बन रही। फिलोजन जो कॉर्क कैम्बियम है, ठीक है, ये बाहर की तरफ बना रहा है फिलम, और ये फिलोडर्म होती है जो ये मिल के बनाती है पेरीडर्म, ठीक है। और आगे, अब कॉर्क कैम्बियम की वजह से फिर भी प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। पहले भी प्रेशर बिल्ड हुआ था डिवीजन की वजह से, यहाँ पे भी प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। प्रेशर बिल्ड्स ऑन द रिमेनिंग लेयर्स पेरिफेरल टू फिलोजन। फिलोजन यानी कॉर्क कैम्बियम के बाहर की लेयर्स में फिर से प्रेशर बिल्ड होना शुरू हो जाता है कॉर्क वगैरह में, यानी फिलम वगैरह में। तो फिर ये सेल्स डाई होकर के स्लो ऑफ और झड़ना शुरू हो जाती हैं, डाई होकर के ये झड़ना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम बार्क टर्म यूज करेंगे। बार्क रेफर्स टू ऑल द टिश्यूज एक्सटीरियर टू वेस्कुलर कैम्बियम। तो ये देखो, वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर का सारा बार्क है, इंक्लूडिंग दिस फिलोजन, फिलोडर्म, इनको क्या कहते हैं? तो पेरीडर्म क्या होती है, फिलोजन, फिलम क्या होती है, बार्क क्या होती है, ये टर्म्स यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। बार्क सारे वेस्कुलर कैम्बियम के बाद जितने भी टिश्यूज हैं, इंक्लूडिंग सेकेंडरी फ्लोएम, आई रिपीट, इंक्लूडिंग सेकेंडरी फ्लोएम, इंक्लूडिंग
सेकेंडरी फ्लोएम इंक्लूडिंग यानी कि प्राइमरी फ्लोएम भी इंक्लूडिंग, क्योंकि वैस्कुलर कैम्बियम है उसके बाहर सेकेंडरी फ्लोएम होगा, उसके बाहर प्राइमरी फ्लोएम होगा। तो ये सारे सेल्स इसमें बार्क में आते हैं। बार्क जो अर्ली सीजन में बना हो इसको अर्ली या सॉफ्ट होता है ये, यानी स्प्रिंग सीजन में जो बना हो, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीजन या ऑटम में बना हो तो ये लेट और हार्ड बार्क बनती है। ठीक है, कुछ रीजन्स में फिलोजेन जो होता है ये क्लोजली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटा सेल्स बनाता है ऑन आउटर साइड इंस्टेड ऑफ कॉर्क सेल्स। ठीक है, कुछ रीजन में फिलोजेन पैरेन्काइमेटा सेल्स बना देता है बाहर वाली तरफ, और नॉर्मली तो ये कॉर्क सेल्स बनाता है हम जानते हैं। ठीक है, फिलम या कॉर्क बनाता है, लेकिन कई बार ये कुछ कंपैक्टली अरेंज पैरेन्काइमेटा सेल्स बनाना शुरू कर देता है कॉर्क की जगह पे। कॉर्क सिंपल लकड़ी होती है, तो कई बार ये पैरेन्काइमेटा सेल्स बना देगा, तो ये पैरेन्काइमेटा सेल्स भी रप्चर हो जाएंगे। ठीक है, एपिडर्मिस को रप्चर कर देंगे, रप्चर हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लकड़ी की जगह पे ओपनिंग्स आ जाएंगी, क्योंकि पैरेन्काइमेटा सेल्स यानी सेल्स सॉफ्ट होते हैं, तो यहाँ पे ओपनिंग्स आ जाएंगी लकड़ी में, और इन ओपनिंग्स को हम लोग कहते हैं लेंटी सेल्स। ये लेंटी सेल्स लकड़ी को गैसियस एक्सचेंज में मदद करते हैं, और इंटरनल टिश्यू ऑफ स्टेम को भी। ये वुडी ट्रीज में जैसे ये लेंटी सेल्स का, तो देखो नॉर्मली क्या हो रहा है, कॉर्क कैम्बियम कॉर्क बनाता है, इधर साइड पे सारा कॉर्क बनाया इसने, लेकिन यहाँ पे बाय चांस इसने ये कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कुछ पैरेन्काइमेटा सेल्स बना दिए, तो यहाँ से ये रप्चर हो जाएंगे और लेंस शेप ओपनिंग यहाँ पे बन जाएगी लेंटी सेल, जिससे ये सांस ले पाएगा। ठीक है, जिससे ये सांस ले पाएगा, तो ये लेंटी सेल्स लकड़ी में आप ये देख सकते हैं, कुछ छेद से जो होते हैं ना लकड़ियों में, देखा होगा आपने कभी, लकड़ी के यूं पैचेस से होते हैं, उसमें कुछ छेद से भी डेवलप हुए होते हैं, तो इनको लेंटी सेल्स बोलते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ रूट्स की अगर बात करें, इन डाइकॉट रूट्स, तो ये सेकेंडरी ग्रोथ हमने स्टेम की सारी बात की थी, कॉर्क की। अब रूट्स में तो कॉर्क नहीं बनेगा, तो डाइकॉट रूट वैस्कुलर कैम्बियम में कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन होता है। आई रिपीट, इन डाइकॉट रूट वैस्कुलर कैम्बियम जो होता है वो कंप्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन होता है, यानी बाद में ये अपीयर होता है। एनी हाउ दोनों में ही सेकेंडरी इन ओरिजिन होता है। इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम टिश्यू जस्ट बिलो फ्लोएम बंडल्स, अ पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू जस्ट अबव प्रोटोजाइलम। तो ये वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है, देखो वहाँ पे भी क्या हो गया था, पहले पूरी रिंग, पहले तो ये रिंग के पैचेस बने थे, उसके बाद ये रिंग पूरी की पूरी इस तरीके से कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस होता है कि ये रिंग इस तरीके से कैम्बियल रिंग यहाँ पे कंप्लीट तो हो गई है, सॉरी, कैम्बियल रिंग ये कंप्लीट तो हो गई है, लेकिन ये कैम्बियल रिंग कंप्लीट होने के बाद इस तरीके से वेवी रिंग बन जाती है बाद में। ठीक है, सो कैम्बियल रिंग जो है इट इज कंप्लीट कंटिन्यूस, लेकिन बाद सॉरी उल्टा हो गया, इसमें जो होती है पहले ये कंटिन्यूस होती है, बाद में, सॉरी यार मैं जल्दी के चक्कर में ना अभी थोड़ा टाइम बहुत हो गया, तो ये वेवी के बाद ये इस तरीके से कंटिन्यूस बन जाते हैं, सो फॉर्मिंग अ कंप्लीट एंड कंटिन्यूस वेवी रिंग एंड लेटर ऑन इट बिकम सर्कुलर। आई रिपीट, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स ये फ्लोएम के इमीडिएटली नीचे जैसे आ जाती है, लेकिन फ़र्क क्या होता है, पहले उसमें क्या बना था, उस स्टेम में इस तरीके से इर्रेगुलर लेयर बनी थी, इर्रेगुलर के बाद ये सर्कुलर हो गई थी, तो यहाँ पे इर्रेगुलर नहीं बनेगी, यहाँ पे पहले इस तरीके की वेवी लेयर बन जाएगी। दोबारा बता रही हूँ आपको, यहाँ पे क्या होगा, इर्रेगुलर नहीं बनेगी, पहले वेवी बन जाएगी, वेवी के बाद ये पूरी तरह से सर्कुलर आ जाएगी। अब यहाँ पे हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये देखो यहाँ पे थोड़ी वेवी हमें कैम्बियल रिंग दिखाई दे रही है। ठीक है, और यहाँ पे ये थोड़ी सी सीधी होनी शुरू हो गई है, और फाइनली इस तरफ देखेंगे, मैं बोल उल्टा गई बस, ये रिंग जो है यहाँ पे पूरी तरह से राउंड यहाँ पे आ जाती है, बाकी ये टिश्यूज़ उसी तरीके से कट करेगी। फर्दर इवेंट्स बिल्कुल डाइकॉट स्टेम जैसे ही इसमें आएंगे, बस उसमें पहले इर्रेगुलर हुई फिर वो रेगुलर हुई, यहाँ पे पहले वेवी हुई बाद में रेगुलर, दोनों में बाद में रेगुलर होती है और सिमिलर टिश्यूज़ कटिंग करते हैं। ठीक है, तो मैंने एक्चुअली आपका पिछला और ये लेक्चर दोनों एक साथ रिकॉर्ड कर दिया। नाउ आई रियलाइज इट इज़ अ वेरी बिग लेक्चर, सो आई एम गोइंग टू स्प्लिट देम आउट एंड आई एम गेटिंग लेट, सो आपका जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। सो दैट्स ऑल विद दिस लेक्चर एंड दैट्स ऑल विद योर सिलेबस ऑफ +1। हमारा +1 का सिलेबस इसी के साथ कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल विद दिस लेक्चर, दैट्स ऑल विद दिस चैप्टर, ऑल द बेस्ट। Okay guys, so we have completed your syllabus. So +1 का syllabus complete हो गया है। I hope it's the time to get, अभी आप सीरियस होकर के सारा स्टडी करेंगे, आपके एग्जाम्स
साथ ही अच्छे से रिवीजन भी करते रहें, ठीक है। तो वी हैव कंप्लीटेड योर सिलेबस। इट्स गुड फॉर अस, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड